नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बच्चों द्वारा किए गए अपराध और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। बचपन में गलत माहौल और विवेक की कमी के कारण कई बार संगीन अपराध हो जाते हैं। बच्चे जब गैर कानूनी काम करते हैं तो मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। एनसीआरबी के तहत उन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है और इस समय 16 से 18 वर्ष के अपराधियों की संख्या 54% से बढ़कर 66% तक पहुंच गई। इन बच्चों के साथ आम अपराधियों की तरह निपटना सही नहीं होता और इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। देश में बच्चों द्वारा किए गए और कानूनी काम के लिए बाल अधिनियम के स्थान पर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी उन्हें माना जाता है। बाल अपराध के लिए एज लिमिट, आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। किशोर न्याय देखभाल और अधिनियम 2000 इस बात को स्पष्ट करता है कि वो बच्चे जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनकी देखरेख और रखरखाव की जरूरत होती है। तो बाल अपराधों से जुड़ी कानूनी जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं। हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120612793 इसके अलावा आप 0120612793 भी डायल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे अधिवक्ता आदित्य जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाबालिग को कैसे परिभाषित किया गया है? हाँ जी जायरा जी, एज पर द एक्ट एक माइनर, जैसे आपने मेंशन किया, वो 18 साल का बार होता है, चाहे से वो लड़का हो या लड़की हो। 18 साल की उम्र से जो भी कम होता है वो माइनर होता है। एक्सेप्शंस होती हैं हीनियस क्राइम्स की, जो 16 से 18 के बीच में डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है, बट जो डेफिनेशन है माइनर की वो 18 साल ही है। जी जी। तो अपराध के लिए अगर बच्चे को सजा होती है तो कब स्पेशल होम में भेजा जाता है, कब रिमांड होम में भेजा जाता है? क्या अपराधी बच्चों को जेल में भी भेजा जाता है? तो जायरा जी, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये प्रोवाइड करती है कि जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट में बच्चा पकड़ा जाए तो उसको नॉर्मल जेल में नहीं भेजा जाता। उनको भेजा जाता है प्लेसेस ऑफ सेफ्टी, वेलफेयर होम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लेस ऑफ सेफ्टी डिफाइंड एक्ट के अंदर प्लेस ऑफ सेफ्टी वो होती है जो आप एक जगह डेजिग्नेट करो जो जेल से बिल्कुल अलग होती है, और वहां बच्चों के लिए वो स्पेशली बनाई जाती है जो इन अपराधों में पकड़े जाते हैं। जी जी। मैं जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? क्या कुछ इसमें बताया गया है? विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इसमें जी है क्या, सबसे पहली बात, इसमें एक अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी गई है। तो एक एस्पेक्ट वो हो गया, बट वो एक बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट हो गई, चिल्ड्रंस कोर्ट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हीनियस क्राइम्स और सीरियस ऑफेंसेस। सो हुआ क्या जायरा जी, अगर आपको याद हो, निर्भया केस के बाद एक 2015 में अमेंडमेंट आई थी जिनमें पार्लियामेंट ने बोला कि 16 से 18 के बीच में जो हीनियस क्राइम करता है वो विल बी ट्रीटेड लाइक एन एडल्ट। अब हुआ क्या, जो हीनियस क्राइम की डेफिनेशन है वो है कि जिसमें सजा मिनिमम 7 साल होनी चाहिए। उसके बाद हुआ क्या, 2020 में शायद दिल्ली का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसमें एक अंडर एज लड़का था जिसने शराब पी के एक एक्सीडेंट करके हत्या कर दी। तो ये होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें मिनिमम इज नॉट 7 years। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क करा कि इस इंस्टेंस में भी ये हीनियस ऑफेंस तो है नहीं, बट ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंस बनाना चाहिए टू डील विद सच सर्कमस्टांसेस। So these are the main broad provisions of the 2021 amendment. जी जी।
तो जुवेनाइल बिल में किए गए संशोधन के तहत किसी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से अगर चल रहा है तो इस मामले का निस्तारण 6 महीने के भीतर अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में उस मामले को हमेशा के लिए क्या समाप्त करना होगा, इस बारे में जानना चाहेंगे। नहीं जायरा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 6 महीने वाली बात है वो हुआ क्या था, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली कमीशन ने एक पिटिशन डाली थी सेइंग दैट इतने सारे 2000 से ज्यादा बच्चे थे जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे कि माइनर है कि नहीं। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक किसी लड़के ने ऑफेंस किया, अब अगर वो कोर्ट के सामने गया, नॉर्मल कोर्ट के सामने, और मैजिस्ट्रेट को लगा कि शायद ये 18 साल से उम्र के नीचे हो सकता है, तो ट्रांसफर कर देता है मैटर। अब उसमें एक्ट कहता है कि 1 महीने के अंदर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये माइनर है कि नहीं। तो कोविड के चक्कर में, क्योंकि वॉल्यूम भी केसेस की बहुत ज्यादा है, जुवेनाइल बोर्ड भी इतने नहीं है हमारे देश में, तो उस चक्कर में पेंडेंसी बहुत हो गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 2000 बच्चे थे उनका, क्योंकि कोविड से पहले के चल रहा था, फिर कोविड आ गया, तो उनका करते कराते 2.5-3 साल हो गए थे। और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जुवेनाइल जस्टिस का एक ऑब्जेक्टिव है डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड शुड नेवर बी स्ट्रिप्ड अवे। तो उस चक्कर में वो जितने केसेस थे वो खारिज हो। जी जी, तो सोशल रिपोर्ट क्या होती है, इससे जुड़ी हुई किन हालातों में बनाई जाती है और इसके बनाने के क्या कुछ नियम और कायदे बताए गए हैं? तो जायरा जी, सोशल रिपोर्ट एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंक्वायर करता है इनटू द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड, जी, ऑफ द अक्यूज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे निर्भया केस में जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ है थैंकफुली, उसमें जो एक अक्यूज था वो था 17 साल 8-9 महीने का, मतलब वो 18 साल से 3 महीने या 4 महीने से वो रुक गया, कम था, उसको मिली 3 साल की सजा। अब ये जो सोशल रिपोर्ट है ये बनती है टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड, कि अगर उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन। अब जैसे निर्भया केस में, मतलब ये निर्भया का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस केस में वो जो 17 साल का था उसने रेप तो किया ही किया, उसने बहुत बुरी तरह इंजर किया था विक्टिम को। तो उस केस में वो पता चलता है उसको मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो टू डील विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जैसे हमारे देश इतने बच्चे हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। कई बच्चे जैसे अगर छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनका उसका माइंडसेट अलग है। जैसे निर्भया का जो अक्यूज था उसका अलग था। तो ये सोशल रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इनको आप डिफरेंट बास्केट्स में आप क्लासिफाई कर सको। जी जी, तो जो बाल अपराध के ये जो कानून होते हैं हर राज्य में क्या अलग अलग होते हैं या फिर एक ही कानून है जो सब जगह मान्य होते हैं? देखिए जी, एक एक्ट तो एक ही है, बट जो प्रोसीजर्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस डेजिग्नेट होती हैं टू टेक द चाइल्ड फ्रॉम द कोर्ट टू द वेलफेयर होम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर होम, जो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये इस सब का दायरा स्टेट के उसमें होता है। बट जो एक्ट है, क्योंकि एक्ट प्रिस्क्राइब करती है हीनियस क्राइम क्या है, सीरियस ऑफेंस क्या है, माइनर क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हमारे एक्ट में हैं। बट ये जो प्रोसीजरल चीजें ये सब इन्होंने स्टेट के दायरे में दी है। जी जी, तो कई बार जो बच्चे होते हैं गंभीर अपराधों में भी लिप्त पाए जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सजा का प्रावधान होता है और गंभीर अपराध की परिभाषा अगर बच्चों को देखें तो क्या होती है? बिल्कुल जी, जैसे मैंने बताया जी, गंभीर ये जो क्राइम है, ये इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो है मिनिमम 7 years ऑफ जेल टाइम जी। तो इसमें अगर आप मोटा मोटा समझे तो एक हो गया मर्डर और एक हो गया रेप, और इसकी जो पनिशमेंट होती है, जो 2015 में अमेंडमेंट आई,
तो अगर ये बच्चा अगर ये 16 या 18 साल की उम्र के बीच में होगा और इसकी जो सोशल रिपोर्ट असेसमेंट होगी जो कहती है कि इसको मालूम था द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स एक्शन, कि इसने जानबूझ के किया और इसको मालूम था कि ये जो कर रहा है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तब ही बी ट्रीटेड लाइक एन एडल्ट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, निर्भया केस में जो 4-5 अब्यूज थे, एक ये माइनर बच गया, बाकी सब को डेथ सेंटेंस मिला। जी। तो अगर ये अमेंडमेंट होता उस टाइम पे, तो ये जो माइनर था 17 साल 8 महीने का, इसको भी डेथ सेंटेंस मिल जाता। जी जी, तो ये इस तरीके संशोधन इसमें किया गया है। आदित्य, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानून में अपराधी बच्चों के पुनर्वास की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जायरा जी, तो बेसिकली है क्या, हमें ये जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमने यूएन का एक रेजोल्यूशन था 1989 का, हमने वहां से लिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड, सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, तो जो ये एक्ट बना है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम चाइल्ड को जेल में डालें। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर बच्चे से गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए सोसाइटी में। अब होता क्या है, अब जैसे अगर ये एक्ट नहीं होती, अगर बच्चों को आप नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो उनकी जो डिग्निटी है वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जी। तो ये बचाने के लिए, क्योंकि उस उम्र पे जो प्रभाव पड़ता है आपके उस पे ब्रेन माइंडसेट पे, वो बहुत ही ग्रेव होता है। तो पूरे हमारी ये जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का वेलफेयर कैसे होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो हीनियस क्राइम्स के एक्सेप्शन है वो एक अलग बात है, बट जो जैसे आपने डेटा दिया कि क्राइम्स बाय चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्जेक्टिव हर जगह ये है कि उनको सुधारा कैसा जाए, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एसिमिलेट कैसे किया जाए। जी। आदित्य जी, जो गंभीर अपराध होते हैं उनकी सुनवाई किस अदालत में की जाती है और सुनवाई की जो पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? तो जायरा जी, जैसे मैंने बताया था, अगर 2 इंस्टेंसेस होते हैं। एक है कि अगर आपको मालूम है कि ये बच्चा है तो फिर आप उसको चिल्ड्रंस कोर्ट ले जाते हैं, बट ये हमेशा होता नहीं। कभी कभी होता क्या है कि आपने किसी को पकड़ा और आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने आप ले गए और उसने प्ली ले ली कि मैं तो बच्चा हूँ जी, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैजिस्ट्रेट केस ट्रांसफर कर देता है चिल्ड्रंस कोर्ट को। अब इनमें भी 2-3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं कि वो हीनियस क्राइम है, कि वो स्पेशल क्राइम है, कि वो ऐसा कोई छोटा सा क्राइम है जो इसको रिहैबिलिटेट करके इसको बच्चे को सुधारा जा सकता है। तो होता क्या है, एक असेसमेंट होती है जो मैंने बताया, जो हमारी डिस्कशन हुई पहले, ऑफ सोशल रिपोर्ट। तो एक सोशल रिपोर्ट बनती है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है बच्चे का माइंडसेट डिटर्मिन करने का। अगर उनको लगा, जैसे कोई हीनियस क्राइम में पता चला कि इस लड़के का इंटेंशन था मर्डर करने का या रेप करने का, तो उसकी पनिशमेंट फिर उस अकॉर्डिंगली होगी। बट अगर एक सोशल रिपोर्ट बनती है कि एक उसने मर्डर कर दिया बट उसको मालूम नहीं थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या गलती से उससे गोली चल गई या ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। उस केस में फिर आप बच्चे को, आपका ऑब्जेक्टिव होता है रिहैबिलिटेट करना। फिर आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आप जेल भेजो, उस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस बच्चे को कैसे सुधारें। जी, तो सुधारना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जो बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं और उनको रिहैबिलिटेट करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई बच्चा अपराध करता है आदित्य जी, तब पुलिस कैसे कार्रवाई करती है उस पर? क्या उसे हवालात में रखा जाता है? किस कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है? क्या उसके नाम को गुप्त रखा जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जायरा जी ये है
जब भी पुलिस पकड़ती है माइनर को, जी। उसको जेल कभी नहीं भेजती, उसको हमेशा एक वेलफेयर होम या एक डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ सेफ्टी जो रिस्पेक्टिव स्टेट डेजिग्नेट करता है, उसको हमेशा उधर भेजा जाता है। जिस कोर्ट की बात करें, वो कोर्ट ऑलवेज इज अ चिल्ड्रंस कोर्ट और द जुवेनाइल कोर्ट, और उसके बाद फिर उसकी ये सोशल रिपोर्ट असेसमेंट होती है कि इस जो माइनर है इसकी इंटेंशन क्या थी क्राइम कमिट करने से पहले। तो ये जो स्टेज है, बार बार मैं जो जायरा जी बोले जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसके बेसिस पे सब आगे डिपेंड करता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। जी जी। तो इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपने सवाल किया कि बच्चे का नाम जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टैट्यूट है वो हमेशा प्रोवाइड करता है कि जो बच्चे का नाम हो वो कभी किसी को ना बताया जाए। वो हमेशा कोर्ट की भी फाइल पे लिखा होता है XYZ स्टेट वर्सेस XYZ, और उसका रीजन ये है कि जो डिग्निटी है बच्चे की, वो क्योंकि जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो बच्चे की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि जो स्टिग्मा लग जाता है, तो ऐसा भी होता है, एक्ट से पहले होता क्या था, बच्चे ने क्राइम कर दिया, फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया क्योंकि डर में कि हमें सोसाइटी स्टिग्मा कर देगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रोवाइड किया है कि बच्चे का नाम हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। जी जी। आदित्य जी, वही जो जुवेनाइल जस्टिस कानून में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद रैगिंग जैसे अपराधों पर क्या कुछ प्रावधान है अब? देखिए जी, इसमें भी रैगिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि अगर आपको याद हो 10-15 साल पहले रैगिंग बहुत कॉमन होती थी हर दिल्ली के कॉलेज में, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, बट स्लोली हुआ क्या, बच्चे सुसाइड करने लग गए कि पढ़ाई का भी प्रेशर है, रैगिंग का भी है। तो उस चक्कर में एक दो केस सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी है रैगिंग के लिए, जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी है। अब उसमें सब इंक्लूडेड है, सस्पेंशन ऑफ द स्टूडेंट, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केस, फाइन, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ कि किस हद तक उसने रैग करा है अपने जूनियर को। अब जैसे अगर हल्का फुल्का कुछ हो तो ये बहुत ओनस है यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि अब हर जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि रैगिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, हर जगह सीसीटीवी लगे रहते हैं। तो हमें ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जो रैगिंग को स्टॉप करने के लिए वो गाइडलाइंस है। हालांकि उसके बाद कुछ हुआ, और क्योंकि जनरली रैगिंग इज पोस्ट स्कूल कॉलेज में, तो उसमें जुवेनाइल तो आप 18 की उम्र से ज्यादा ही हो जाते हैं, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं। बट अगर ये स्कूल में मामला हुआ तो उसमें हम फिर डिटरमिन करेंगे कि जिस लड़के ने रैगिंग करी उसका माइंडसेट क्या था। क्या उसका माइंडसेट था हंस खेल के हंसाना लोगों को, या उसका माइंडसेट था टू हार्म द पर्सन ही वाज रैगिंग। जी जी। तो किस लेवल की उसने रैगिंग की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और साइकोलॉजिकली ही उस बच्चे को ट्रीट किया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी जो उसने इस तरीके से किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य सरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी, बाल अपराध से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को जरूर उन्हें इससे फायदा पहुंचा होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।